बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड जीके वीकली वीडियो के साथ टिक विद ट्रिक हाजिर है और हम अपनी पहली न्यूज का आगाज करते हैं। पहली न्यूज है G77 समिट हेल्ड इन क्यूबा। आप लोगों को पता है कि लास्ट डेज में थोड़ा रिकैप दे दूं कि G20 की मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर। और G20 कौन से कंट्रीज हैं जो 85% जीडीपी दुनिया के साथ शेयर करते हैं। जीडीपी की आपको एब्रीविएशन पता होनी चाहिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो G77 समिट कहां पे हुआ है? क्यूबा में हुआ है। लेटेस्ट समिट जो भी होगा और इंपॉर्टेंट और जिसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट कंट्रीज होंगे वो इंपॉर्टेंट होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और जिसमें पाकिस्तान की आपस में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है वो फिर और ज्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है। G20 में पाकिस्तान नहीं है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। बट इंपॉर्टेंस क्यों थी? क्योंकि दुनिया के मेन कंट्रीज उसके अंदर इन्वॉल्व हैं और इंडिया सबसे ज्यादा इन्वॉल्व था। और इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मुकाबले में उन्होंने स्पाइस कॉरिडोर का आगाज किया था। तो G77 की तरफ वापस आते हैं। इसमें दो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि G77 क्या चीज है। ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज। ठीक है। और ये कौन से कंट्रीज हैं? जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है। जो डेवलप्ड नहीं है। ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो G77 कंट्रीज कहलाते हैं। ठीक है। और इनकी मीटिंग, इनकी समिट, इनका कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ था? ये क्यूबा में हुआ था। अब क्यूबा का कैपिटल, जब भी कंट्री का नेम आएगा तो दो बातें हमने लाजमन याद रखनी है, बार बार रिपीट करता हूं कि एक उसका कैपिटल हमें पता हो और एक उसकी लोकेशन हमें पता हो। तो क्यूबा का कैपिटल है हवाना। और ये पीपीएससी ने और एफपीएससी ने बहुत बार पूछा है। देखें, जब भी आप आइस क्यूब्स फ्रीजर में से निकाल के बाहर रखते हैं तो वो फौरन फुर करके हवा में उड़ जाती हैं। ठीक है। आइस क्यूब्स आपने निकाल के रखे और वो हवा में उड़ गए। तो क्यूब से क्यूबा और हवा से हवाना। हम ये भी कहते हैं बर्फ जो है वो जल्दी पिघले ना, तो हवा ना लगे। आप इतना भी सिंपल याद रख लें, क्यूब हवा में उड़ जाते हैं। तो क्यूब से क्यूबा और हवा से हवाना। हवाना इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा। इट इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट। मतलब ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। बट ये लोकेशन एग्जैक्ट क्या है? कैरिबियन आइलैंड कहलाता है। कैरिबियन आइलैंड कौन से हैं? जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में हैं। ठीक है। ये तीन मुख्तलिफ लोकेशन कहलाती हैं, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड। ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए तकरीबन मिलते जुलते हैं। मतलब कैरिबियन आइलैंड कौन से वाले हैं? जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के दरमियान में हैं। सेंट्रल अमेरिकन कौन से हैं? जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में हैं। सेम यही चीज लैटिन अमेरिका वाले कंट्रीज पे भी अप्लाई होती है। तो हवाना क्यूबा जो है ये कौन सा कंट्री है? ये कैरिबियन आइलैंड कंट्री है। ठीक है। अच्छा, क्यूबा के नाम से आपने एक चीज लाजमन याद रखनी है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है ये बहुत बार आ चुका है। और ये क्या चीज है मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है इन्हें अक्टूबर क्राइसिस भी कहा जाता है। ठीक है। और ये कब हुए? 1962 में हुए। ये थे क्या? ये चीज थी कि सोवियत यूनियन, जिसे हम यूएसएसआर भी कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये 15 कंट्रीज में डिवाइड हो गई थी। मेरी यूरोपियन यूनियन वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने यूरोप कंट्रीज के कैपिटल ट्रिक्स के साथ बताए हैं उसमें मैंने इसकी डिटेल भी दी है, लिंक मैं इसका कमेंट में दे दूंगा। तो 1962 में क्या हुआ? यूएसएसआर ने अपने न्यूक्लियर वेपन जो हैं वे क्यूबा में फिट कर दिए ताकि वो अमेरिका पे हमला कर सके। तो व्हाट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? के सोवियत यूनियन का अमेरिका पे हमला करने के लिए अपने मिसाइल्स क्यूबा कंट्री में लगा देना। अच्छा, G77 डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रुप था। बट ये अब तक
कितने कंट्रीज को अपने अंदर इंक्लूड कर चुका है? ये 134 कंट्रीज को अपने अंदर इनगल्फ कर चुका है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि हाउ मैनी कंट्रीज इंक्लूडेड इन G77। जो अननोन पर्सन होगा, जिसने मेरा लेक्चर नहीं लिया होगा, वो फौरन कहेगा यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, G77 में 77 कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, बट G77 इंक्लूडेड 134 कंट्रीज। पाकिस्तान इसके अंदर शामिल है, G20 में पाकिस्तान जो है वो शामिल नहीं है। ये कब बनी? 1964 में ये बनी। When was G77 founded? ये 1964 में। अच्छा, आप लोगों को एक बड़ी मजे की चीज आप लोगों को सिखाता हूं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि यार जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, मुझे उसका उतना फ्रूट नहीं मिल रहा। मेरा फ्रूट सिर्फ ये है कि आप लोग इस चीज से फायदा उठाएं। जो वीडियो में क्वेश्चन नहीं समझ आता, मुझसे वो पूछें। आप मेरी सारी यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं, मैंने हर बंदे को सेपरेट कमेंट किया हुआ है। ठीक है, मैं कोई इतना वेला नहीं हूं कि भाई सेपरेट कमेंट करूं, बट मेरा मकसद है कि हर क्वेरी का जवाब दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, जो चीज नहीं समझ आती, जो चीज आपको मुश्किल क्रिएट करती है, तो आप लोग पूछें। मुझे यही फ्रूट चाहिए जो कि नहीं मिल रहा। तो ये काशन है कि अगर आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, मैं अपने वीडियोस को रिड्यूस करता जाऊंगा। ये कोई धमकी नहीं है, बट ये आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो प्लीज काइंडली अपने क्वेश्चंस को एलेबोरेट किया करें और इन वीडियोस को स्प्रेड किया करें ताकि हर बंदे को फायदा हो। तो 1964 में जो है ये आपकी G77 बनी। कितने कंट्रीज अब हैं? 134 हैं। RCD ये कब ऑर्गेनाइजेशन बनी थी? ये भी 1964 में बनी थी। ठीक है, रीजनल कॉपरेशन डेवलपमेंट। भाई RCD अब क्या है? ये अब ECO बन गई हुई है, इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1985 में। ठीक है, तो जब सेम सेम बातें हो तो आपको वो वैसे ही याद हो जानी चाहिए कि 1964 में दो बनी, G77 और RCD। OIC 1969 में बनी थी। नेक्स्ट न्यूज करते हैं। जर्मनी ज्वाइंट आर्टेमिस प्रोग्राम लेड बाय यूएस। अब एक्चुअली इसके अंदर जो मेन चीज जानने वाली है, व्हाट इज आर्टेमिस प्रोग्राम। भाई आर्टेमिस प्रोग्राम ये चीज है कि स्पेस प्रोग्राम। देखें, जब कंट्रीज बहुत ज्यादा जाना शुरू कर देते हैं एक ही चीज की तरफ, भेड़ चाल, आपके चैनल्स पे एक तरह का ड्रामा लगता है, उसी तरह के ड्रामे जो बाकी चैनल्स पे लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक किस्म की भेड़ चाल बन गई। अब एक कंट्री ने स्पेस पे जाना शुरू किया, बाकी कंट्रीज भी कोशिश कर रहे हैं कि हम स्पेस पे जाना शुरू कर दें। तो भाई इस चीज को कंट्रोल किया जाना होता है। अब वो क्या प्रोग्राम शुरू किया है यूएसए ने, या कब से शुरू किया है? वो आर्टेमिस प्रोग्राम है। कितने कंट्रीज इसको ज्वाइन कर चुके हैं? 29 कंट्रीज। अब मेन जो इंफॉर्मेशन थी वो जस्ट ये जानना है, व्हाट इज आर्टेमिस प्रोग्राम। इट इज रिलेटेड टू स्पेस। ठीक है, किन दो कंट्रीज ने पार्टिसिपेंट नहीं है आर्टेमिस प्रोग्राम के? चाइना एंड रशिया। अब ये इसमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भाई कौन से कंट्रीज मेन हैं जिन्होंने मून पे कदम भी रखा हुआ है लेकिन उन्होंने आर्टेमिस प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया हुआ? चाइना एंड रशिया। स्टूडेंट्स, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, पाकिस्तान ज्वाइंट आर्टेमिस प्रोग्राम, तो क्वेश्चन लाजमी ये भी आना था, विच कंट्री ज्वाइंट लेटेस्ट रिसेंटली आर्टेमिस प्रोग्राम। बट ना तो एग्जैक्ट जर्मनी से ताल्लुक है, ना यूएस से ताल्लुक है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम ज्यादा अहमियत का हमें लगे ये क्या चीज है और किन कंट्रीज ने ज्वाइन नहीं किया हुआ? चाइना और रशिया ने ज्वाइन नहीं किया हुआ। नेक्स्ट न्यूज है हाई सीज ट्रीटी साइंड बाय कंट्रीज। स्टूडेंट्स, आप बिलीव करें ये कहने की बात नहीं है, बच्चे बहुत मुश्किल होती है कि एक तरह की न्यूज को एक जगह पे रखना, फिर उसी के रिलेटेड डाटा आप लोगों को ऐसे समझाना कि आपको इंटरव्यू और पीपीएससी एफपीएससी में आसानी हो। तो भाई आपसे ऑब्वियसली फिर डिमांड है कि इनको शेयर किया करें। तो हाई सीज ट्रीटी क्या चीज है? ये ट्रीटी है कि हमने अपने सीज को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, अब ये ट्रीटी थोड़ा सा बस बता दूं, माइन्यूट सा जानना है कि ये 370 किलोमीटर्स
कोस्टल लाइन दूर से शुरू होती है, मतलब जो साहली पट्टी है उससे दूर जाके, कितना दूर, 370 किलोमीटर दूर जाके फिर हाई सीज ट्रीटी जो है वो शुरू होती है। तो हाई सीज ट्रीटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो कंट्रीज ने साइन कर दी हैं। बस इतना पता हो, हाई सीज ट्रीटी का क्वेश्चन कैसे करेगा भाई, इसके ऊपर से जहाज गुजर चुके हैं, गुजर सकते हैं, इसके पास से दूसरे कंट्रीज ट्रेड कर सकते हैं, इसके पास से जो है पोल्यूशन नहीं फैलानी। तो भाई पोल्यूशन के ये रिलेटेड है, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी रिसेंट ट्रीटी साइंड होती है उसके बारे में वो क्वेश्चन जो है लाजमन करता है। राम टेम्पल इज अबाउट टू कंप्लीट ऑन प्लेस ऑफ बाबरी मस्जिद। हिस्ट्री के हवाले से अगर इंपॉर्टेंट जीके करंट अफेयर है तो वो राम टेम्पल बाबरी मस्जिद का है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का पता हो, ये बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री ये है कि ये बादशाह बाबर ने बनाई थी। बादशाह बाबर वो बादशाह है जिसने मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी। किस बादशाह से मुगल एम्पायर की फाउंडेशन काम शुरू हुआ? बाबर। कब? 1526 से, 1526 से। बाबर बादशाह ने किसको हराया? उसके बाद जो है ये मुगल बादशाह की फाउंडेशन रखी गई। इब्राहिम लोधी को हराया। किसको हराया? इब्राहिम लोधी को। किस में? बैटल ऑफ पानीपत। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता दी है मैंने हिस्ट्री की आपको कि भाई मुगल बादशाह की बुनियाद कब रखी गई? 1526 में। किन दो बादशाहों के दरमियान में लड़ाई में? इब्राहिम लोधी और बाबर। कौन सा बादशाह ने मुगल बादशाह की बुनियाद रखी? बाबर ने। बाबरी मस्जिद कब बनी? 1528 में। किस जगह पे बनी? अयोध्या, इंडिया में। अब कौन सी स्टेट है? अयोध्या, इंडिया में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी गई। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अब इसके बारे में 1528 से लेके 1992 या 2023 तक यही चीजें चलती आई हैं कि भाई कभी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो जजेस हैं, जो कोर्ट्स हैं इंडिया की, कभी जो राय है वो मुस्लिम्स के बारे में चल जाती थी और कभी राय जो है वो टेम्पल्स के बारे में चली जाती थी। कहा यही जाता है कि जो पुरानी बुनियादें हैं वो टेम्पल बनाने वालों की थी, कभी ये कहा जाता है कि उसकी थी मस्जिद की थी। तो हमारा ये कंफ्यूजन नहीं है, ये हमारा याद करना जरूरी नहीं है। बस ये पता हो कि किसने बनाई थी बाबरी मस्जिद, जो है बाबर बादशाह ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1528 में। किस स्टेट में है? अयोध्या, इंडिया की स्टेट में है। इसको डिमोलिश, शहीद कब किया गया? 1992 में किया गया। इसकी जगह पे क्या बनाया जा रहा है? राम टेम्पल बनाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बार बार सिर्फ इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप खुद बताएंगे इतनी मेहनत जो है वो कहां पे हो रही है, किस चैनल पे हो रही है, और कौन सा चैनल जो है वो आपको इस तरह करंट अफेयर्स, जीके, ट्रिक्स मिला के देता है। तो प्लीज इसको सेपरेट किया करें। 5 अरब कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड इसराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, बम्स। अच्छा, अब मैंने पहले बताया था कि अब्राहम अकॉर्ड क्या थे, जिन्होंने बम्स कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया था इसराइल को। इससे पहले 2 कंट्रीज और हैं जो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर गए थे। भाई करंट अफेयर्स क्या है, जीके क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। मैंने 4 चीजें पहले बता दी, 2 चीजें मैंने आज इजाफा कर दिया, इजिप्ट और जॉर्डन का। इजिप्ट ने 1979 में इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था, ये इंपॉर्टेंट है। और किसने? अनवर सदात, जो है नोबेल पीस प्राइज वाला भी जो है, ठीक है, अनवर सदात इजिप्ट का जो था, उसने इसराइल को रिकॉग्नाइज्ड 1979 में किया था। ऐसे ही जॉर्डन ने, और 2020 में बम्स कंट्री ने, क्योंकि इसराइल बम गिराता है ना, तो उसी से हमने बम्स बना दिए, बहरीन, यूएई, मोरक्को, सूडान। अच्छा, मैंने पहले क्या लिखा हुआ है? 5 अरब कंट्रीज। तो इजिप्ट, जॉर्डन,
बहरीन, सूडान, मोरक्को। ये 5 कंट्रीज जो हैं ये अरब कंट्रीज हैं। सूडान जो है इसने फुली रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया, बट अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल था। ये मैंने आज आपको लेटेस्ट एड अप कर दिया है, पाइल अप कर दिया ताकि आपको और समझ आ जाए। ठीक है, तो 5 अरब कंट्रीज प्लस सूडान ये रिकॉग्नाइज कर चुके हैं किसी ना किसी तरीके से। और नेतन्याहू ये जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है, ये हर जो है बम्स के साथ मौजूद था जब इन्होंने रिकॉग्नाइज करना था इसराइल को। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगली एड अप करने लगा हूं। आजकल सऊदी अरेबिया जो है वो यूएसए के साथ मिलके इसराइल को रिकॉग्नाइज करने की पट्टी पे जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी उसने एक्सेप्ट कर लिया तो भाई आपको सर वलीद ट्रिक्स ग्रुप पहले ही बता चुके हैं कि सऊदी अरेबिया जो है इसने जो है वो रिकॉग्नाइज करने के लिए अपना काम शुरू कर लिया है। भाई नोबेल प्राइज की मैंने आपको लास्ट टाइम इंफॉर्मेशन दी थी जो लिटरेचर के बारे में था। ठीक है, तो आज आपको क्या इंफॉर्मेशन देने जाना वाला हूं कि नोबेल प्राइज की जो है अमाउंट वो इंक्रीज की जा रही है 2023 में। अब इसके साथ ही मैं आपको जीके भी बताऊंगा। तो भाई कितनी प्राइस 2023 में इंक्रीज कर रहे हैं? 10 मिलियन यूरो। तो नोबेल प्राइज की अमाउंट अब क्या हो जाएगी? 10 मिलियन यूरो। भाई कोरोना क्या है? ये कोरोना वो वाला नहीं है जो कोरोना वायरस है। कोरोना KRONA इज द स्वीडिश करेंसी। तो स्वीडन की करेंसी क्या है? ये कोरोना है। क्योंकि 5 फील्ड्स में नोबेल प्राइज जो है वो स्वीडन में दिया जाता है और जस्ट पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। तो 5 फील्ड्स का नोबेल प्राइज कहां पे होता है? स्वीडन में। तो स्वीडन करेंसी कौन सी है? ये कोरोना है। अच्छा, यूरो जो है ये 20 कंट्रीज में यूज होता है। टोटल कंट्रीज कितने हैं जिन्होंने यूरोपियन यूनियन में शामिल हैं? 27 कंट्रीज शामिल हैं, लेकिन उनमें से 20 कंट्री जो है वो यूरो इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई कितने कंट्रीज हैं जो यूरो इस्तेमाल नहीं करते। वो स्टूडेंट जरा आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और 20 पे क्लिक कर देते हैं। ओ भाई उन्होंने पूछा है कि कितने कंट्रीज एक्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। 7 कंट्रीज आउट ऑफ 27 नॉट यूजिंग यूरो करेंसी। यूरो करेंसी आई कब? 1999 में। ये इनविजिबल करेंसी थी। आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि व्हेन वाज द यूरो करेंसी वाज इनविजिबल? 1999। और ये विजिबल कब हुई? ये क्वाइंस एंड बैंक नोट्स जो हैं 2002 में लॉन्च किए गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, भाई एक हो गया क्वाइन और एक हो गया रुपया। ठीक है ना, एक सिक्का होता है और एक करेंसी नोट होता है कागज वाला, ये 2 चीजें हैं। तो 2002 भाई क्वाइंस एंड बैंक नोट्स लॉन्च्ड, ये 2 चीजें हो गई। तो 2002 में ये लॉन्च की गई। ये ट्रिक थी कि भाई क्वाइंस एक और बैंक नोट करेंसी नोट्स दूसरे। तो 2002 में जो है ये लॉन्च कर दिए गए। इनविजिबल करेंसी कब थी? 1999 में। ईरान इज ट्राइंग टू पॉपुलेट अबू मूसा आइलैंड। भाई आप लोगों को लास्ट टाइम याद होगा कि कैनरी आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड, डॉनबास, ये मैंने डिस्प्यूटेड आइलैंड आपको बताए थे। मैं तो आपको पूरे पूरे टॉपिक्स कवर करवा रहा हूं। ईरान इज ट्राइंग टू पॉपुलेट अबू मूसा। अबू मूसा इज डिस्प्यूटेड बिटवीन यूएई एंड ईरान। ये इस हफ्ते के करंट अफेयर्स में थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इसी जगह पे है। 40% ऑफ ऑयल ट्रांसपोर्टेड थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये क्वेश्चन करेगा ये किसके पास है? ये ईरान और यूएई के पास मौजूद है। ठीक है, पर्शियन गल्फ के पास मौजूद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। तो डिस्प्यूटेड कौन सा है रीजन? अबू मूसा। किसके दरमियान? यूएई और ईरान के दरमियान। होतीज कौन है? होतीज यमनी के रिबेलियंस हैं, बागी हैं, जो सऊदी अरेबिया के साथ आजकल ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। तो बस वो जस्ट पूछेगा होतीज कौन से कंट्री से ताल्लुक रखते हैं? ये बागी हैं यमन के इलाके के।
ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स में शामिल था कि होती जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ लाइजन मतलब हम आहंगी जो है वो बातचीत राब्ते में है। सेनकाकू आइलैंड, भाई कंट्रीज जो चाइना और जापान, इन दोनों के जो लोग हैं वो छोटे कद के जरा होते हैं। ठीक है, तो ये काके काके होते हैं, छोटे कद का जो बच्चा था हमसे कहते हैं काके जरा बात सुनो। हम वो चाय वाले खोखे पे जाते हैं, ढाबे पे जाते हैं, कहते हैं छोटे बात सुनो। वो क्यों होता है, वो जरा छोटे कद का जरा बच्चा होता है। ठीक है, तो काकू कौन है, छोटे कद के कंट्रीज वाले लोग। कौन कौन से भाई, चाइना और जापान। तो सिन काकू आइलैंड कौन से के दरमियान डिस्प्यूटेड है, चाइना और जापान के दरमियान में। नगोर्नो काराबाग, इसकी डिफरेंट वेरियस न्यूज आई थी इस वीक में। बस आपको ये पता हो कि आजरबाईजान, ठीक है, और अर्मेनिया के दरमियान में जो है ये डिस्प्यूटेड है नागोर्नो काराबाग। तो आज के हमने कौन से किए, अब्बू मूसा, सिनकाकू और नगोर्नो काराबाग जो है ये डिस्प्यूटेड रीजन हैं कंट्रीज के दरमियान में। माली, नाइजर, बुर्किना फासो, ये 3 अफ्रीकन कंट्रीज हैं। ये आज की इंपॉर्टेंट अफ्रीकन न्यूज है। ठीक है, कंक्लूडेड इंक्लूडेड इन साहल सिक्योरिटी अलायंस। अब आज की न्यूज में ये इंपॉर्टेंट है कि हम इनके कैपिटल्स को जान लें और व्हाट इज द साहल रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, एक सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, तो भाई साहल रीजन क्या चीज है। भाई सबसे पहले हम ट्रिक्स के साथ कैपिटल्स कर लेते हैं। माली, बमाकू। यार माली जो है ये तंबाकू जो है वो उगाता है, जो कि आपकी सिगरेट्स निकोटीन जो है यूज होती है। ठीक है, तो माली क्या कर रहा है, तंबाकू उगा रहा है। तो माली से तंबाकू, और बमाकू इज द कैपिटल ऑफ माली, अफ्रीकन कंट्री। नाइजर, जिसमें कोऑप क्राइसिस भी आए हुए थे, फौजी क्राइसिस भी आए हुए थे। सुडान, नाइजर, गैबन, रिपीट करवा दिया, इनमें कॉप क्राइसिस थे। तो नाइजर का कैपिटल करवा चुका हूं, नियामे। बुर्किना फासो, इसका कैपिटल कौन सा है, ओगाडगो। यह जब बंदा फंस जाता है तो बंदा डिग जाता है। ठीक है, तो बुर्किना फसो, ओगाडगो, वो गिर गया, डिग गया। ठीक है, तो फसो से डिगना और ओगाडगो बुर्किना फासो का कैपिटल है। अब साहल रीजन क्या है, भाई ये तमाम जो कंट्रीज हैं, 6-7 कंट्रीज हैं इंपॉर्टेंट, कौन से, माली, नाइजर, बुर्किना फासो। इनके नॉर्थ में सहारा डेजर्ट है और साउथ में जो ग्रीनरी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस सुन लें। साहल, इनके नॉर्थ में सहारा डेजर्ट है, इन्हें इनकी एक साइड पे सहारा है और एक साइड पे ग्रीनरी है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपके एक साइड से डेजर्ट शुरू हो रहा है और खत्म होके ग्रीनरी दोबारा शुरू होती है, तो एक ट्रांजिशन हो रही है, एक इकोसिस्टम की ट्रांजिशन हो रही है। इकोसिस्टम हमारी एनवायरनमेंट को आप जो है नॉन साइंस वाले समझ लें, इकोसिस्टम क्या है, हमारी एनवायरनमेंट। तो जो ट्रांजिशन रीजन है, ये वाला रीजन जो है साहल रीजन कहलाता है। ऐसे ममालक जो सहारा डेजर्ट से ग्रीनरी की तरफ जा रहे हैं, वो वाले साहल रीजन्स हैं। ठीक है, इकोवेस्ट क्या है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स। ठीक है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट। अच्छा, अफ्रीका के रिलेटेड न्यूज जो है, लेटेस्ट करंट अफेयर शामिल, मैंने रिलेटेड कर दिया ताकि याद हो। सोमालिया ने आईडी कार्ड लॉन्च किए हैं, आईडी फॉर अफ्रीका के नाम से। किसकी मदद से, पाकिस्तान की मदद से। और क्या नाम रखा, नादरा से मिलता जुलता, नीरा इसका नाम रखा, नेशनल आइडेंटिफिकेशन रेगुलेशन अथॉरिटी। नेशनल आइडेंटिफिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, नीरा कहां पे लॉन्च हुई है, सोमालिया में। किसकी मदद से, पाकिस्तान की मदद से। हरदीप सिंह निजार, सिख किल्ड इन कनाडा, बहुत रोला पड़ा हुआ है। ठीक है, और कल परसों एक और सिख मर गया, सुखदूल सिंह। ये किस वजह से मर रहे हैं, खालिस्तान मूवमेंट से। ये मूवमेंट क्या है, इंडिया के पंजाब रीजन में जहां पे सिख ज्यादा हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा एक अलहदा रीजन हो जिसका नाम क्या है, खालिस्तान रीजन हो।
इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? खालिस्तान मूवमेंट को। इसी वजह से कनाडा और इंडिया के दरमियान में थोड़ी सी चपकलिश हो गई है कि इस वजह से कनाडा में 2 सिख मारे जा चुके हैं, हरदीप सिंह निजार और सुखदूल सिंह। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा हूं। दुनिया की जो मेन आपस में राबते हैं, कौन से? 5 आईज। ये कौन कौन से कंट्री हैं? कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑकस, आकस नाम से ही जाहिर कर रहा है। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएस यूएसए, और क्वाड ये यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में है। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें लाजमन याद रखिएगा। टाइमलाइन फॉर PIA, परहैप्स आई शैल अराइव। नहीं भाई, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। तो PIA को प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। बात करने का मकसद ये था कि भाई 2 चीजों को पता हो, एक नेशनलाइजेशन पॉलिसी और एक प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। बहुत मुश्किल, बच्चे बिलीव करें, बहुत मुश्किल होती है कि रिलेटेड बातों को बताना और उनको जीके और करंट अफेयर में एक जैसा रखना। तो प्राइवेटाइजेशन क्या है? इसमें चीजों को, गवर्नमेंट की चीजों को प्राइवेट कर रहे हैं। नेशनलाइजेशन इसके ऑपोजिट था कि भाई प्राइवेट चीजों को गवर्नमेंट ने दोबारा ऑन करना शुरू कर दिया था। ये जो 2 डेट्स आती हैं 1972 और 1973, तो आप 1972 और 1973 दोनों याद रखें। बैंक्स भी तभी नेशनलाइज्ड हुए थे, और किसके दौरे हुकूमत में? जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में ये हुए थे। भाई नेशनल टीम हमारी जो है वो क्रिकेट टीम हार चुकी है एशिया कप, बट 2 बातें हमने याद रखनी है कि इंडिया ने 8वीं बार एशिया कप क्रिकेट कप जीत लिया है, और श्रीलंका जो है वो 6 बार जीत चुका है। तो इंडिया ने कितनी बार? 8 टाइम, श्रीलंका ने 6 टाइम। और ये कहां कहां पे हुआ? पाकिस्तान और श्रीलंका में। पहले कहां पे होना था? जस्ट पाकिस्तान में। कौन सा मॉडल दिया गया कि 2 जगहों पे हो? ये हाइब्रिड मॉडल दिया गया। अच्छा, नेक्स्ट भाई, इस न्यूज से पहले 2 बातें मेरी याद रख लीजिएगा कि दुनिया में 14 माउंटेन्स हैं जो 8000 मीटर से ऊपर हैं, जो टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ वर्ल्ड में आती हैं। तो दुनिया में कितनी माउंटेन्स हैं जो 8000 मीटर से ऊपर हैं? 14। पाकिस्तान में कितनी माउंटेन्स हैं जो 8000 मीटर से ऊपर हैं? 5। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कि भाई 14 माउंटेन आर अबव 8000, इन्हें 8000ers भी कहते हैं, एंड 5 माउंटेन इन पाकिस्तान अबव 8000। अब माउंटेनियर्स के नाम याद करते हैं। साजिद अली सतपारा, किसके बेटे थे? मोहम्मद अली सतपारा, जो K2 पे चढ़ते हुए फोत हो गए थे। तो साजिद अली सतपारा जिंदा हैं, ये एक माउंटेनियर। मोहम्मद अली सतपारा लेट मरहूम, ये एक माउंटेनियर। शहरोज काशफ माउंटेनियर। नाइला कैनी माउंटेनियर। सिरबाज खान माउंटेनियर। डियर स्टूडेंट्स, वो एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि ये बंदा किस गेम से ताल्लुक रखता है, इसकी किस स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी। तो उसने पूछा हुआ है कि साजिद अली सतपारा वाज डैश, रनर, स्विमर, माउंटेनियर। तो ये पता लग गया। अगली चीज, इन तीनों ने क्या काम शुरू किया है? अब नेपाल में मानासलू, माना ना नेपाल, तो मानासलू पीक को समिट करने, सर करने के लिए जा रहे हैं। एसेंट भी एक वर्ड होता है सर करने के लिए, ठीक है। तो मानसालू जो है ये पीक कहां पे है? नेपाल में। तो तीनों माउंटेनियर जो हैं ये जा रहे हैं। भाई इसकी हाइट कितनी है? 8136। यार बड़ी मजे की बात आने लगा हूं। नांगा पर्वत, 9th हाईएस्ट माउंटेन ऑफ वर्ल्ड, 8126 मीटर। भाई इसी से आपको मानासलू भी याद हो जाएगी। तो मानासलू कितनी है? 8136। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मीटर्स को फीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। भाई जितनी भी हाइट्स हैं मीटर्स वाली, वो आप लोग लाजमन अब PPSC FPSC
फीट्स में पूछता है, तो ये मैं ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। अच्छा, अब नाइला, शहरोज और सिरबाज का आज मैं अगेन तारुफ करवा रहा हूं। इसको लाजमन स्क्रीनशॉट ले लें या लाजमन इसको अच्छे तरीके से हिफज कीजिएगा। नाइला क्यानी ने 9 माउंटेन्स, ये मनसलो शामिल होगी, इसने सर कर ली हुई है, ठीक है। तो नाइला क्यानी ने 9 माउंटेन्स जो हैं वो 8,000 से अबव वाली सर कर ली हुई हैं। नाइला का तारुफ क्या है भाई, क्वेश्चन आने हैं ये बच्चों, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए। नाइला का तारुफ क्या है कि 9 माउंटेन्स 8,000 से अबव वाली सर कर ली हैं, और पाकिस्तान की सारी माउंटेन्स अबव 8,000 वाली सर कर चुकी है। सिर्फ बाज खान 10 माउंटेन जो हैं वो हाईएस्ट सर कर चुका है 8,000 वाली। और शहरोज काशिफ का ये है कि ये यंगेस्ट क्लाइंबर है जिसने 12 माउंटेन जो हैं वो 8,000 से ऊपर वाली माशाल्लाह सर कर ली हैं। तो ये असासा हैं, एसेट्स हैं। तो ये तीनों आपने याद रखना, क्योंकि ये एफपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। पीएम काकर अटेंड कर चुका है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 78वां सेशन, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को वर्ल्ड की पार्लियामेंट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये पहला जो है अनवारुल हक काकड़ पहला इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है जिसने सेशन ज्वाइन किया है। इससे पहले सारे जो मुस्तकिल प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो 5 साल टेन्योर में होते थे, वो अटेंड करते थे। कहां पे हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। भाई ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मेन सेशन होता क्यों है, मेन फोकस क्या है भाई? SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मैं आज आपको एक और बात बताऊं, सस्टेनेबल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ऐसी लर्निंग इंशाल्लाह कोई नहीं देगा, चैलेंज है। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना कि वो आप भी यूज कर सकें और अगली आने वाली जनरेशन भी यूज कर सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं यूनाइटेड नेशन के? 17 हैं, जिसके अंदर उसने हर चीज को कवर कर लिया है, जिसके अंदर उसने हर चीज को कवर कर लिया है। ये कब बने? 2015 में। टाइमलाइन का एंड डेट क्या थी? 2030। बट यूनाइटेड नेशन के 9वें सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है भाई ये कंप्लीट होते नजर नहीं आ रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पुराना नाम क्या था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन के साथ एक और इंफॉर्मेशन बिल्कुल रिलेटेड, क्लाइमेट की बात हुई, तो भाई क्लाइमेट एम्बिशन समिट ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर ही हुआ, बट उन्होंने इसको एक अलहदा नाम दे दिया, पेशे खिदमत है, क्लाइमेट एम्बिशन समिट। ये भी कहां पे हुआ? ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ही हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ और 2023 में हुआ। दो बातें या कोई भी बात जब यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुतेरेस सेक्रेटरी जनरल 9वां जो है, सेकंड टर्म चल रही है, पहली 2017 से 22 में और दूसरी 22 से 27 तक, ठीक है। तो भाई इसने दो बातें कही हैं कि भाई हम ओपनिंग डोर्स टू हेल, और दूसरा इट इज अ टाइम ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग नॉट द ग्लोबल हीट। तो ये दोनों बातें किसने कही हैं? एंटोनियो गुतेरेस ने कही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, भाई पिछले कौन से थे ये पता होना चाहिए। उमर अता बंदयाल, उससे पिछले कौन से थे ये भी आपको पता होना चाहिए। उससे पिछले यानी लास्ट 3 से 4 जो हैं आपको पता होने चाहिए। काजी फायज ईसा, उमर अता बंदयाल और गुलजार अहमद, ये पिछले 3 थे, ठीक है। अब कौन सा नंबर? 29th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। कब हुए स्टूडेंट्स? अब ये दो बातें ना ज्यादा कॉमन हो गई हैं, बड़ी मजे की बात है। कौन है? काजी फायज ईसा। कब बने? 29th ये बने, ठीक है। बट डेट अब वो पूछ लेगा कि भाई 17 सितंबर को ये 29th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। पहले कौन से थे? रिपीटेड क्वेश्चन, अब्दुल रशीद। तो भाई जब बार बार आ गया है तुम्हारा फर्जे ऐन है कि हमें सेकंड का पता हो। मुनीर इज सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान,
ठीक है। लॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस मोहम्मद हलीम। भाई जो हलीम खाना है ये बड़ा लंबा हम खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना, मोस्टली लोगों को अच्छा लगता है। भाई वो जैसा ड्रामा में कहते हैं ना, हमारी मासलत जो है वो इत्तफाकिया होगी। अब जरूरी नहीं है हलीम हर एक को अच्छा लगता हो या नहीं अच्छा लगता, तो एक जस्ट ट्रिक के लिए है कि हलीम अच्छा लगता है तो ज्यादा लंबा खाना खाते हैं। तो हलीम इज दी 8 years longest chief justice of Pakistan। शहाबुद्दीन इज इन 9 days, सिर्फ 9 दिन के लिए शॉर्टेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो शहाबुद्दीन 9 days, हलीम 8 years के लिए। पर्सनैलिटीज ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ दिस वीक। डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? आमिर खान। आपको मुनीर अकरम का पता है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। मलीहा लोधी भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रही यूनाइटेड नेशन की। ईरान की गर्ल। स्टूडेंट्स आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है पूरा पूरा। हिजाब इशू जो है ये मैंने बहुत बार आपको बताया था कि ईरान के रिलेटेड है। आज मैं वो लड़की का नाम बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए जिसकी वजह से हिजाब इशू जो है वो शुरू हुआ। महासा आमनी जो मर गई थी अस्पताल में, ठीक है। तो ईरान की गर्ल जिसका मुहासबा कर लिया गया, मुहासबा से महासा जो है ये हिजाब इशू वाली लड़की थी। पूरा 1 साल हो गया है इसको मरे हुए। बलोची लैंग्वेज पोर्ट रिसेंटली डेथ हुई है मुबारक काजी। तो पूछेगा मुबारक काजी इज रिलेटेड टू बलोची, केपीके, सिंधी, पंजाब। तो ये मुबारक काजी जो थे ये बलोचिस्तान के लैंग्वेज पोर्ट थे। नादरा के चेयरमैन कौन है? असद, रहमान, गिलानी, 3 भाई। भाई मजाक कर रहा हूं, ये नाम एक ही है। तो नादरा में तीनों भाई, ज्यादा लोग अपना आईडी कार्ड बनवाने के जाते हैं। तो असद भाई भी चले गए, रहमान भाई भी चले गए और गिलानी भाई भी चले गए। ठीक है, नादरा से नीरा जो सोमालिया में इन्होंने आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है। सादक खान इज द मेयर ऑफ लंदन। क्वेश्चन आया हुआ है। पास्ट पेपर्स क्विक टेस्ट। भाई यमन क्राइसिस, फूड ग्रेन, लेटेस्ट पीपीएससी पेपर में आया। होतीज कहां से थे? यमन से थे। तो यमन क्राइसिस 2011 में हुए। यमन क्राइसिस 2011 में। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? मलीहा लोधी पुरानी थी। पतरस बुखारी सबसे पहले, पतरस बुखारी सबसे पहले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। और अब मुनीर अकरम। एसडीजीज का वो बहुत पूछा हुआ है। 17 गोल्स हैं और ये पावर्टी, हंगर, ओशियंस, इकोसिस्टम, इंडस्ट्रीज, सिटीज, तमाम चीजों को उन्होंने 17 गोल्स में कैद कर दिया है। माउंटेन की हाइट्स अब ट्रेंड क्या है? फीट के अंदर। और लेटेस्ट समिट कहां पे हुआ? मनसलो। या जब भी लेटेस्ट समिट होता है वो लाजमन पूछता है। नेशनलाइजेशन पॉलिसी किसने दी, कब हुई? और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की उसने ईयर पूछा हुआ है कि 1962 में हुआ था। वोकैबुलरी, ठीक है। मोराटोरियम, भाई वोकैबुलरी भी आपको ट्रिक्स के साथ दे रहा हूं। भाई टेम्परेरी प्रोहिबिशन। भाई मोर्चरी एक वर्ड होता है, मोर्चरी होता है मुर्दा खाना, जहां पे हर चीज को प्रोहिबिट कर दिया जाता है, जहां पे ये पोस्टमार्टम्स होते हैं। मोर्चरी भी बता दिया। तो मोराटोरियम जहां पे किसी चीज को रोक दिया जाए, टोरियम रोक दिया, टोर मतलब तोड़ देना, ठीक है, प्रोहिबिट कर दिया, मोराटोरियम। टेम्परेरी प्रोहिबिशन। लूम, काजिंग, वही आपको पता होगा पाकिस्तान में लूम्स फैक्ट्री होती थी जहां पे धागा वगैरह बनता था। पंजाबी में कहते थे लूमें चल रही हैं, ठीक है। वो तो बंद हो रही हैं पाकिस्तान में क्राइसिस की वजह से। तो भाई वरी है ना